हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमी के एनालाइज में एक्सेलरेशन में अपना बहुत अहम रोल निभाता है। बेसिकली ये आइडिया दिया है फ्रेंच इकोनॉमिस्ट अल्बर्ट एप्टेलियन। बेसिक आइडिया हमें दिया है फ्रेंच इकोनॉमिस्ट अल्बर्ट एप्टेलियन। इनके बाद एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है जे.एम. क्लार्क, जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने 1914 में इसे डेवलप किया। आफ्टर डेवलप बाय जे.एम. क्लार्क, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट। इन्होंने 1914 में ये कॉन्सेप्ट और इसे रूप दिया है। बेसिकली इन्होंने इसमें यूज़ किया है बिजनेस साइकिल में। जैसे ही इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा तो वो चेंज से इनकम में चेंज आएगा। बिजनेस साइकिल में जैसे अप और डाउन आएंगे, उसमें कैसे ये एक्सीलरेटर काम करेगा, इससे हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दी है। उनके बाद ये कॉन्सेप्ट को और कई इकोनॉमिक्स ने इसे यूज़ किया, जैसे साइमन कुजनेट, पिगू, रॉबर्टसन। इन्होंने मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर ये दोनों कॉन्सेप्ट अपने बिजनेस साइकिल में यूज़ किए हैं। एक्सीलरेटर ये कॉन्सेप्ट मल्टीप्लायर से भी पहले ये डेवलप हुआ था, पर उसे एक कौन सा ही पर्टिकुलर ऐसा फॉर्म में नहीं था। इसलिए ये कॉन्सेप्ट मल्टीप्लायर के बाद और हर रूप में चेंज होने के बाद हमारे सामने आता है। मल्टीप्लायर और एक्सेलरेशन ये दोनों ही कॉन्सेप्ट बिजनेस साइकिल में इनका मकसद तो एक ही है कि नेशनल इनकम कैसे बढ़े और इसमें नेशनल इनकम में कैसे चेंज आएगा। यही हमें मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर बताता है। दोनों ही कॉन्सेप्ट थोड़ा उनमें चेंज है, पर दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, दोनों एक दूसरे पे पैरेलल है। दोनों ही कॉन्सेप्ट इर्द गिर्द घूमता है इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट के दो टाइप होते हैं, एक होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक होता है ऑटोनोमस और दूसरा होता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ये हमें मल्टीप्लायर में यूज़ होता है, जिसे हम इन्वेस्टमेंट और ऐसे इंडिकेट करते हैं, और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट हम आई और स्मॉल आई इसे इंडिकेट करते हैं। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट हमें कहता है कि अगर इनकम में चेंज आएगा तो उससे हमें इन्वेस्टमेंट में भी चेंज मिलेगा। मतलब हमें यहाँ पे डेल्टा वाई इस मीन्स इनकम में चेंज आएगा, तो उसकी वजह से हमें इन्वेस्टमेंट में भी चेंज आएगा। ऐसा क्यों होता है? जैसे कि किसी की इनकम बढ़ती है
इनकम के बढ़ने से उनके कंजप्शन में बढ़ोतरी होती है। कंजम्पशन में बढ़ोतरी होने से डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट होता है। प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ने के लिए इन्वेस्टमेंट होता है और ये इन्वेस्टमेंट हमें कैपिटल गुड्स के डिमांड बढ़ने से हमें ये इन्वेस्टमेंट मिलती है, जो हमें इंड्यूस इन्वेस्टमेंट हम कहते हैं। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और एक्सेलरेशन, इनमें जो रिलेशनशिप होता है वो होता है पॉजिटिव। जैसे ही इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा वैसे उसमें एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। इसमें हम एक कॉन्सेप्ट होता है जो मल्टीप्लायर होता है। हम अब देखेंगे कि एग्जैक्टली मल्टीप्लायर और एक्सेलरेशन में क्या फ़र्क होता है। मल्टीप्लायर हमें कहता है कि अगर इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा चेंज आएगा तो उसमें इनकम में चेंज आएगा और इनकम में चेंज आने से हमें एम्प्लॉयमेंट में भी चेंज आएगा। तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लायर ये कहता है कि हमें इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा तो ये चेंज हमारे इनकम में भी चेंज आएगा और इनकम में चेंज आने से हमें एम्प्लॉयमेंट में भी चेंज मिलेगा। उससे पैरेलल जो कॉन्सेप्ट है वो है एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर हमें ये बताता है अगर कंजप्शन में चेंज आएगा तो वो चेंज हमें इन्वेस्टमेंट में भी चेंज आएगा और ये इन्वेस्टमेंट चेंज होगा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में हमें चेंज इसमें दिखता है। कंजप्शन गुड्स अगर बढ़ता है कंजप्शन गुड्स में डिमांड बढ़ेगी तो ही कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। अगर कंजप्शन गुड्स में चेंज नहीं होगा तो कैपिटल गुड्स में चेंज नहीं होगा। कंजप्शन गुड्स में चेंज कम होगा, घटेगा तो कैपिटल गुड्स में भी घट होगा। इसमें ये कहा गया है कि कैपिटल गुड्स डिपेंड ऑन द कंजप्शन गुड्स। इसे कहते हैं डेरिवेट डिमांड। जो कैपिटल गुड्स बढ़ता है कंजप्शन बढ़ने की वजह से, जो उस पर डिपेंड होने की जो चीज़ है वही उसे कहती है डेरिवेटेड डिमांड। इसे कहते हैं और ये डेरिवेशन डिमांड जो किस कदर बढ़ती है उससे किस रेशो में बढ़ेगी, इसे जो मेजर किया जाता है उसी ही प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ डेरिवेट डिमांड कहते हैं। इसे प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ डेरिवेट डिमांड कहा जाता है। कंजप्शन गुड्स में जैसे चेंज आएगा वैसे कैपिटल में गुड्स में भी चेंज आएगा। यही चेंज को डेरिवेटेड डिमांड कहते हैं और इससे जो मेजरमेंट आएगा और उससे जो कॉन्सेप्ट बढ़ती है घटती है वो किस कदर बढ़ेगी और घटेगी, उसी कॉन्सेप्ट को प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ डेरिवेटेड डिमांड कहते हैं।
यहाँ पे हम देखेंगे कि कैपिटल गुड्स उसकी जो डिमांड बढ़ती है वो बढ़ती है करंट कंजप्शन पे ही बढ़ती है। यहाँ पे हम देखेंगे कैपिटल गुड्स की जो डिमांड है वो डिमांड होती है करंट कंजप्शन पे, और ये जो कैपिटल गुड्स की जो चेंज है वो चेंज ज़्यादा होती है कंजप्शन के चेंज से। कंजप्शन में जो चेंज आएगा वो चेंज उससे कई गुना चेंज आएगा कैपिटल गुड्स में। कैपिटल गुड्स की जो डिमांड है उसमें जो चेंज आएगा वो कंजप्शन गुड्स से ज़्यादा होगा। अगर कंजप्शन गुड्स में जो डिमांड आती है वो डिमांड कई यूनिट्स से होती है, वही यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए हर तरह के कैपिटल गुड्स मशीनरी प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, बाय करने पड़ेंगे, और वो बाय करने से ही उससे प्रोडक्शन फंक्शन के फैक्टर में लाया जाएगा और उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। मतलब अगर कोई चीज़ अगर 50 करोड़ का कंजप्शन बढ़ेगा तो ही इन्वेस्टमेंट 150 करोड़ बढ़ेगा, मतलब उससे 3 गुना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा कैपिटल गुड्स के लिए। कंजप्शन के लिए अगर 50 करोड़ चेंज आएगा इकोनॉमी में तो इन्वेस्टमेंट उससे कई गुना उसमें चेंज आएगा इन्वेस्टमेंट में। मतलब यहाँ पे एक्सेलरेटर जो है वो एक से ज़्यादा ही हो सकता है या एक से कम भी हो सकता है, अगर वो डिपेंड होगा प्रीवियस ईयर के चेंज पर। अगर प्रीवियस ईयर का जो इन्वेस्टमेंट है वही करंट ईयर में होगा तो उसे ज़ीरो कहा जाएगा। अगर चेंज आता है वो चेंज ज़्यादा है तो W ग्रेटर देन 1 होगा। अगर वो चेंज सेम हो तो उसे ज़ीरो कहा जाएगा। अगर वो चेंज एक से प्रीवियस ईयर से कम है इन्वेस्टमेंट तो उसे कम कहा जाएगा। यहाँ पे एक्सीलरेटर फॉर्मूला में कहा जाएगा W इज इक्वल डेल्टा इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय डेल्टा कंजम्पशन पे चेंज आने से इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा तो उसे एक्सीलरेटर ऐसे डिवाइड किए जाएंगे कि इसकी रेशो कितनी होगी। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे हम स्मॉल आई से उसे इंडिकेट करेंगे। यहाँ पे एक हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। इस एग्ज़ाम्पल में हम बताते हैं कि अगर कोई कंजप्शन गुड्स बढ़ानी है हमें 1000 यूनिट में, कंजप्शन गुड्स है 1000 यूनिट और इसे 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए एक मशीन 10 यूनिट प्रोड्यूस करती है। एक मशीन प्रोड्यूस करती है 10 यूनिट। तो यहाँ पे हमें वन 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, एक मशीन 10 यूनिट से करती है तो हमें यहाँ पे मशीन्स लगेंगे
100। तो ये 100 जो है यही हमारी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ हमें कंजम्पशन 1000 यूनिट बढ़ाने के लिए हमें, अगर हम मान लेते हैं एक मशीन हमें 10 यूनिट देती है, तो हमें यहाँ पे 100 मशीन वर्किंग में लाना होगा। इसमें और एक दूसरी बात हम अज्यूम कर लेते हैं कि मशीन की जो लाइफ है वो 10 ईयर है। लाइफ ऑफ मशीन भी कितना समय तक चल सकती है, उससे भी कुछ उसकी एक लिमिट होती है चलने की। तो यहाँ पे हमने उसे अज्यूम कर लिया है 10 इयर्स। अगर कोई मशीन चलती है और वो 10 ईयर में उसकी लाइफ लाइन है, तो उसमें जो उसका जो खर्चा है, अगर उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, उसे हम डिप्रिसिएशन हम समझते हैं कि हर 10 साल में वो चेंज होगी। और जैसे हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो हमें वो कंटिन्यूसली रखने के लिए हमें यहाँ पे 10 ईयर के बाद वो जो मशीन है हमें वो चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 100 मशीन में अगर हम 10 चेंज करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है, यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि अगर हमें 10 मशीन हमें 100 यूनिट देती है, तो यहाँ पे हमने इसे डिवाइड करने के बाद हमें उसकी जो यूनिट की जो वैल्यू है वो हमें 10 मिलती है। मीन्स यहाँ पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे 2 टाइप में डिवाइड होगा। एक तो होगा ग्रॉस इनकम और एक होगा नेट। इसमें हम ऐड कर लेंगे डिप्रिशिएशन, या इसे हम कहेंगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट करने से हमें इनकम में बढ़ोतरी होगी, यही बढ़ोतरी हमें ग्रॉस इनकम में बताएगी। ग्रॉस इनकम में हम अगर हमारा रिप्लेसमेंट कॉस्ट माइनस करेंगे तो ग्रॉस इनकम से जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट कट हुआ है, वो कट होने के बाद हमें जो इन हैंड जो मिलता है इनकम, वो उसे हम नेट इनकम कहते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर एक दूसरे में अगर एक साथ काम करते हैं तो वो कैसे करेंगे। हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट में चेंज आया, उसमें चेंज आएगा तो वो चेंज हमें दिखेगा इनकम में। इनकम में भी चेंज होगा। अगर हम एक्सेलरेटर के बारे में, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमें तो बताता है मल्टीप्लायर के बाद अगर इन्वेस्टमेंट में अपना रोल निभाता है तो इन्वेस्टमेंट से हमें कंजप्शन में चेंज आएगा। कंजप्शन में चेंज आने से हमारी कैपिटल गुड्स में की डिमांड बढ़ेगी। जो डिमांड है बढ़ेगी, इसे ही हम इंड्यूस इनकम कहते हैं। और फाइनली इससे एक ही जगह जो जाती है वही उसे कहते हैं टोटल नेशनल
इनकम। अगर स्टार्टिंग में इनकम में चेंज आए या इन्वेस्टमेंट में चेंज आए, उसका रिज़ल्ट तो हमें नेशनल इनकम में ही चेंज दिखेगा। इसी के साथ हम आगे हमारे अजम्पशन के बारे में देखते हैं, इसमें क्या क्या अजम्पशन लिए गए हैं। यहाँ पे फर्स्ट अजम्पशन है कैपिटल आउटपुट रेशो कांस्टेंट। इन्वेस्टमेंट में डायरेक्टली कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे जब तक कंजप्शन पे चेंज नहीं आता। कंजप्शन पे चेंज आने से ही इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा। कैपिटल आउटपुट रेशो कांस्टेंट। सेकेंड है प्रोडक्शन फैक्टर यूज फुल कैपेसिटी। प्रोडक्शन फैक्टर यूज फुल कैपेसिटी। प्रोडक्शन करने के लिए जो फैक्टर यूज़ होंगे उसे डिमांड कंप्लीट करने के लिए फुल कैपेसिटी में फैक्टर यूज़ होंगे। नेक्स्ट है नो एक्सेस कैपेसिटी ऑफ कंजप्शन गुड्स। नो एक्सेस कैपेसिटी ऑफ कंजप्शन गुड्स। कंजम्पशन बढ़ने से जो बदलाव होंगे उसको कंप्लीट करने के लिए कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, तो एक्सेस कैपेसिटी कंजम्पशन की नहीं बढ़ेगी। नेक्स्ट है अवेलेबल ऑफ क्रेडिट। फैक्टर को कैपिटल गुड्स को फुल कैपेसिटी में चलने के लिए जो क्रेडिट लगेंगे उसे इजीली अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट है चेंज दिखेगा। आउटपुट में चेंज आने से इन्वेस्टमेंट में जो चेंज आएगा वो इंस्टेंट होगा, तुरंत उसे दिखाई देगा। नेक्स्ट है एक्सेस कैपेसिटी ऑफ कैपिटल गुड्स। एक्सेस कैपेसिटी ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स के लिए जो एक्सेस कैपेसिटी अजूम की गई है, और यहाँ पे मेन जो बताया गया है कैपिटल गुड्स की जो लाइफ है वो पता है। नो अबाउट कैपिटल गुड्स लाइफ। अगर कोई मशीन है वो मशीन कितने साल तक चलने वाली है, 10 अगर अजूम कर लेते हैं कि 10 साल चलने वाली है, उसके बाद उसे रिप्लेस करना पड़ेगा, तो उसकी जो लाइफ है कितनी साल तक चलने वाली है वो हमें पता है। नेक्स्ट है रिसोर्सेस हैव लॉट ऑफ एक्सेस। रिसोर्सेस हैव लॉट ऑफ एसेस। प्रोडक्शन के लिए जो फैक्टर यूज़ होंगे, अगर कैपिटल गुड्स है, इन्वेस्टमेंट है, उसे हर तरह की रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट है डिमांड फॉर द कंज्यूमर गुड्स कंटिन्यू टू राइज। कंज्यूमर की जो गुड्स के लिए जो डिमांड है वो कंटिन्यूसली बढ़ती रहेगी। डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स continuously to rise।
नेक्स्ट है राइस इन फाइनल आउटपुट इमीडिएटली इंक्रीज नेट इन्वेस्टमेंट। आउटपुट में इमीडिएटली जो बढ़ोतरी होगी उससे नेट इन्वेस्टमेंट में भी चेंज दिखाई देगा। राइस इन फाइनल आउटपुट immediately increase net investment। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन वर्क ओनली इंडस्ट्रियल सेक्टर, और दूसरे किसी भी सेक्टर में वो वर्क नहीं करेगा, सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही एक्सेलेरेटर वर्क करेगा। और यहाँ पे लास्ट अजम्पशन है फुल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे अज्यूम कर लिया गया है कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है या फुल एम्प्लॉयमेंट की लेवल तक यहाँ पे इकोनॉमी में कंडीशन होती है। इस टेबल के साथ हम और भी क्लियर कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है कि एक प्रीवियस ईयर है और ये करंट ईयर है। फर्स्ट में हमने टाइम या इसे पीरियड भी कहेंगे, जो हमने प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के बारे में यहाँ पे सोचा है। यहाँ पे आउटपुट है, हमने अज्यूम कर लिया है कि 1000 यूनिट प्रोड्यूस करना है प्रीवियस ईयर के बारे में, और उसमें मशीन कितनी लगेंगी तो 100 लगेंगे। यहाँ पे हमने कैपिटल गुड्स इन्वेस्टमेंट कैसे होगा और उसकी क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा उसमें देखा है। उससे भी इंक्रीज कैसे होगा हमें उसके बारे में प्रीवियस ईयर के बारे में मालूम नहीं है। और डिप्रिसिएशन के बारे में मतलब जितना जो मशीन्स है वो 10 साल में चेंज होने वाली है तो उसमें 10 रिप्लेसमेंट होगी। तो यहाँ पे टोटल कैपिटल गुड्स आया हमें 10, और इसमें जो हमें प्रीवियस ईयर की इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, कितना चेंज हुआ ये तो हमें पता नहीं, और एक्सेलरेटर कितना हुआ वो भी हमें पता नहीं। उसके बेस पे डेटा हम अगर इसमें हम कितना होगा, अब इसमें चेंजेस और इसमें कैसे बदलाव होंगे वो देखेंगे। यहाँ पे प्रीवियस ईयर में तो 1000 यूनिट थे, अगर यहाँ पे 10% बढ़ा तो यहाँ पे करंट ईयर में हमें जो आउटपुट है अब हमें 1100 लेना है। तो उसके लिए भी 10% मशीन बढ़ेंगी, मतलब हमें 110 मतलब 10 एक्स्ट्रा 110 यहाँ पे मशीन्स लगेंगी। अगर कैपिटल गुड्स की इन्वेस्टमेंट के बारे में हम देखेंगे तो जैसे हमने अज्यूम कर लिया कि इंक्रीज कितना होगा 10%, हमें जो मशीन बढ़ी तो यहाँ पे हमें 10% 110 जो मशीन है यहाँ पे वर्क करेगी। तो यहाँ पे कितने 100 यूनिट बढ़े, 100 यूनिट के लिए 10 मशीन वर्क ज़्यादा करेगी, और इसके डिप्रिसिएशन जो चेंजेस होंगे वो 10% होंगे। वो मतलब यहाँ पे हमें कैपिटल गुड्स की इन्वेस्टमेंट 20 हुई, मतलब हमें यहाँ पे जो 10% बड़े हैं, जो हमारा यूनिट 100 बड़ा है, 100 बढ़ाने के लिए हमें 10 जो मशीन है मशीन बढ़ानी पड़ेगी, और हमें डिप्रिसिएशन का जो चेंजेस है वो 10 है। ऐसे मतलब हमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ वो 100% हुआ, और जो हमें एक्सेलरेशन जो मिला है वो होगा 10। मतलब यहाँ पे कंजप्शन गुड्स डिमांड हमें 10% बढ़ी, कंजप्शन गुड्स की डिमांड 10% बढ़ी, और कैपिटल गुड्स डिमांड 20% बढ़ी।
कैपिटल गुड्स डिमांड 20% 10% डिमांड कंजम्पशन बढ़ने से जो कंजप्शन की जो चेंजेस होगी उससे ज़्यादा चेंजेस कैपिटल गुड्स में ही हमें दिखाई देंगी। अगर वो कितनी परसेंटेज कितनी होंगी वो तय नहीं है, पर उसमें जो कैपिटल गुड्स की जो चेंजेस आएंगे वो कंजप्शन गुड्स से ज़्यादा होंगी। यहाँ पे हमने 20% यहाँ पे चेंजेस दिखा, मतलब हमें जो चेंजेस मिले हैं वो चेंजेस मिले हैं 100%, क्योंकि 10% यूनिट बढ़ाने 100% यूनिट बढ़ाने के लिए हमें 10 मशीन बढ़े, और 10% मशीन बढ़ने से बाद उसकी जो डिप्रिसिएशन जो कॉस्ट है वो भी हमें रिप्लेसमेंट करना पड़ा 10, मतलब टोटल हमें इन्वेस्टमेंट जो मशीन हमें जो लगानी पड़ी प्रोडक्शन के लिए वो हुई 20%। 20 मशीन बढ़ी तो वहाँ पे हमें 10 प्लस 20, यहाँ पे हमारा जो कैपिटल गुड्स की इन्वेस्टमेंट 100% बढ़ी है। यहाँ पे W इज इक्वल हमें टोटल कंजप्शन बढ़ा कितना और इन्वेस्टमेंट हुआ कितना, तो यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट 100% हुआ और 10% कंजप्शन 100% हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी और हमारा कंजप्शन 10 है, तो यहाँ पे डिवाइड होगा तो हमें आंसर आया 10, तो हमारा एक्सेलरेशन है 10। यहाँ पे हमने देखा कि कंजप्शन में जो चेंज है उससे कम है, कंजप्शन चेंज थोड़ा है, पर कैपिटल गुड्स में जो चेंजेस हमें दिखे वो कंजप्शन गुड्स से जो डिमांड है उससे ज़्यादा हमें कैपिटल गुड्स में चेंजेस दिखाई देते हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूला वर्क कैसे होगा एक्सेलरेशन में वो देखेंगे। इसमें हमने उसका फॉर्मूला लिया था W, यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन देखा, उसका कंजप्शन पे चेंज आने से इन्वेस्टमेंट में जो चेंज आएगा, ऐसा ये फार्मूला हमें बताता है। यहाँ पे W जो कैपिटल आउटपुट रेशो बताएगा एक्सेलरेशन के बारे में, और I इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, और C कंजप्शन। इसकी जो वैल्यू होगी, अगर प्रीवियस ईयर से इसमें जो चेंजेस इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा वो चेंज अगर कुछ भी नहीं है, जैसा प्रीवियस ईयर में इन्वेस्टमेंट था वैसे ही करंट ईयर में है, तो उसकी वैल्यू 1 रहेगी। और जो करंटली जो उसकी जो वैल्यू बढ़ती इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी प्रीवियस ईयर से, तो उसकी वैल्यू 1 प्लस होगी। अगर प्रीवियस ईयर से भी इन्वेस्टमेंट कम है तो वो एक से कम होगी। अगर कैपिटल गुड्स में चेंज आएगा तो ही एक्सेलरेटर वर्क करेगा। यहाँ पे हम इसे और इसमें बदलाव करेंगे तो ये बदलाव हमें बताता है कि कैपिटल में चेंज आने से इनकम में आउटपुट में चेंज आने से कैपिटल में चेंज आता है। यहाँ पे Y आउटपुट, K मीन्स कैपिटल, W मीन्स कैपिटल आउटपुट रेशो, और जो यहाँ पे हम T मेंशन करेंगे, T का मीन्स टाइम होगा। अगर ये सिर्फ T है तो ये करंट ईयर में मेंशन इंडिकेटर करेगी, और T-1 होगा तो ये प्रीवियस ईयर के बारे में इंडिकेशन करेगी। यहाँ पे हमने देखा जो ये हमने यहाँ पे लिया, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे फॉर्मूला कैसे यूज़ होगा। W मीन्स हमने यहाँ पे एक्सेलरेटर या कैपिटल आउटपुट रेशो लिया है, K हमने कैपिटल, Y आउटपुट। अगर हम K इस तरफ लेंगे, K W इस तरफ आएगा और ये आउटपुट होगा। इससे हम आगे अब
टाइम पीरियड में हम इसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे के टी मतलब करंट ईयर का कैपिटल जो रेशो के आउटपुट्स के टाइम पीरियड में होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट आएगा के टी करंट ईयर का आउटपुट जो रेशो है वो रेशो खुद चेंज नहीं होगा जब तक कंजप्शन पे चेंज नहीं होता। वाई टी यहाँ पे हमने देखा कि जो कैपिटल है इज इक्वल, ये जो रेशो है वो आउटपुट के साथ रेशो होगा। जैसे ही हम उसे टाइम पीरियड में कन्वर्ट करेंगे तो कैपिटल करंट ईयर और जो आउटपुट है वो करंट ईयर जो रेशो के साथ करंट ईयर के बारे में बताएगा। यहाँ पे हमने देखा कि व्हेन कैपिटल विल चेंज देन आउटपुट आल्सो चेंज। कैपिटल चेंज होगा तो आउटपुट भी चेंज होगा। देन तो हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रीवियस ईयर से कैसे मैच करेंगे। तो यहाँ पे के टी माइनस वन इज इक्वल रेशो आउटपुट टी माइनस वन। यहाँ पे के टी माइनस वन प्रीवियस ईयर के बारे में है, ये करंट ईयर। ये मेंशन होगा। प्रीवियस ईयर के चेंज और करंट ईयर के बेस पे इन्वेस्टमेंट में कैसे चेंज हुआ वो हम यहाँ पे फॉर्मूला के ज़रिए देख रहे हैं। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर में इस तरह से कैपिटल आउटपुट रेशो उसमें था। तो यहाँ पे के टी माइनस करंट ईयर का कैपिटल प्रीवियस ईयर का कैपिटल जो रेशो है वाई टी मीन्स आउटपुट करंट ईयर का और वाई टी प्रीवियस ईयर का। यहाँ पे हम अगर नेक्स्ट हम देखेंगे के टी माइनस के टी वन इज इक्वल वाई टी माइनस वन। ये जो रेशो है वो रेशो किस तरह उसे दोनों में माइनस करेंगे और ये हम कॉमन लेंगे। तो आगे हम जो कैपिटल है वो तो कैपिटल जो है वो तो इन्वेस्टमेंट से ही आएगा। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रेशो के साथ हमें वाई टी माइनस हम आउटपुट माइनस करेंगे वाई टी माइनस वन। इसमें प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में जो चेंजेस है उसमें हमें ये चेंजेस दिखाई देगा, चेंज इन इन्वेस्टमेंट में करेंगे। तो आगे हम देखेंगे कि आई जी इक्वल रेशो वाई टी माइनस वन प्लस यहाँ पे हम आर मेंशन करेंगे। यहाँ पे आई जी मीन्स ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और आर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। आर मीन्स रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट और आई जी हमने लिया है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। मीन्स जो मशीन की जो रिप्लेसमेंट करेंगे उसमें जो इन्वेस्टमेंट हुआ और ग्रॉस हमें मशीन की रिप्लेसमेंट के साथ जो टोटल ग्रॉस हमें जो मिला वो एक इन्वेस्टमेंट हुआ।
तो यहाँ पे आगे आउटपुट में चेंज हुआ तो जो स्टेबल था इसमें से हमें आउटपुट में चेंज मिला, और आउटपुट में चेंज मिलने से हमें रेशो में चेंज हुआ वी एक्स। यहाँ पे वी डब्ल्यू एक्स ये टाइम मल्टीप्लाइंग इन्वेस्टमेंट कहा गया है। तो यहाँ पे चेंज आने से हमें इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा। यहाँ पे डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू टाइम मल्टीप्लाइंग इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे हमें मिलता है कि जो ये आउटपुट में जो चेंज है जो हमें मिला है, जो प्रीवियस ईयर के आउटपुट के अगर बराबर है तो इन्वेस्टमेंट हमारा ज़ीरो हुआ। उसी के साथ आगे अगर ये आउटपुट करंट ईयर का प्रीवियस ईयर के आउटपुट से कम है और प्रीवियस ईयर का आउटपुट ज़्यादा है, करंट ईयर का कम है, तो ये इन्वेस्टमेंट हमारा घटता है। और ये करंट ईयर का जो आउटपुट है वो प्रीवियस ईयर से ज़्यादा है -1, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट बड़ा है। इसी के साथ हम इसकी लिमिटेशन देखते हैं। इसमें ज़रूरी तो नहीं है कि अगर कंजप्शन बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट में बढ़ेगा। तो रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता। कंजप्शन बढ़ने से इन्वेस्टमेंट में तो बढ़ोतरी नहीं होती है। कभी कभी इन्वेस्टमेंट बढ़ता ही नहीं है या कांस्टेंट रहता है, तो या किसी थोड़े से इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है। तो इसी के साथ हम ये फर्स्ट लिमिटेशन देखेंगे कि नो कांस्टेंट रेशो ऑफ कैपिटल आउटपुट। कांस्टेंट नहीं होता है, जो कैपिटल आउटपुट का रेशो है कांस्टेंट नहीं रहता। रेशो ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशो, उसमें चेंजेस दिखाई देंगे। सेकेंड है नो ऑलवेज इंक्रीज कंज्यूमर गुड्स ऑफ डिमांड। हर समय कंज्यूमर के जो गुड्स की डिमांड है बढ़ती है, ऐसे ही नहीं हो सकता। किसी की इनकम के वजह से या किसी के ऐसे कुछ चेंज आने से इनकम में, तो उसमें भी कंज्यूमर गुड्स की डिमांड नहीं बढ़ती है। हर टाइम ऐसे नहीं हो सकता। इंक्रीज कंज्यूमर गुड्स ऑफ डिमांड नेक्स्ट है प्रोडक्शन फैक्टर यूज फुल कैपेसिटी। ये तो पॉसिबल नहीं होगी कि कैसे ही कंजप्शन बढ़ेगी, उसकी डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन फैक्टर फुल यूज़ में होगा। नॉट पॉसिबल टू प्रोडक्शन फैक्टर यूज फुल कैपेसिटी। नेक्स्ट है अज्यूम किया गया है कि एक्सेस कैपेसिटी ऑफ कंजप्शन गुड्स नो एक्सेस कैपेसिटी ऑफ
consumptions एक्सेस कैपेसिटी, नो एक्सेस कैपेसिटी होती है कंजम्पशन की। नेक्स्ट है नॉट कंसिडर टू क्रेडिट रेट। उसमें तो बताया तो गया है कि क्रेडिट मिल जाएगा, पर किस रेट पे मिलेगा हर किसी को पॉसिबल तो नहीं होगा, जो करंट जो रेट होगा उससे। नॉट कंसिडर टू क्रेडिट रेट, हर किसी को वो रेट्स में तो नहीं चल सकेगा। नेक्स्ट है हाउ इंस्टेंट चेंज इन आउटपुट टू इन्वेस्टमेंट। उसमें बदलाव कैसे हुआ है इंस्टेंट, वो बताया नहीं गया। हर समय तो होगा ही ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव भी हो सकता है जो चेंजेस आएंगे। इंस्टेंट चेंज इन डेल्टा वाई टू डेल्टा इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है assume excess capacity of capital goods। assume excess capacity of कैपिटल गुड्स के लिए एक्सेस कैपेसिटी होगी, उसमें जो चेंज आएंगे कंजप्शन में उससे कई गुना कैपिटल गुड्स में चेंज आएंगे। नेक्स्ट है हाउ टू कैपेसिटी गुड्स लाइफ नो अबाउट कैपिटल गुड्स कितने साल तक चलेगा और उसकी कैपेसिटी कितनी है लॉन्ग रन में, वो कैसे अज्यूम किया जा सकता है, जो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी। जो रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी है वो हर समय मिलती ही रहेगी, जो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है नो क्लियर टू डेल्टा आउटपुट इमीडिएटली इंक्रीज नेट इन्वेस्टमेंट। आउटपुट में चेंज होने से इमीडिएटली कैसे नेट इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा, जो क्लियर नहीं गया है। नो क्लियर टू डेल्टा आउटपुट immediately increase to net investment। नेक्स्ट है assume working only इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये जो एक्सीलेटर है वो सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही वर्क करेगा, अदर कौन से भी सेक्टर में वर्क नहीं करेगा। वर्किंग ओनली इंडस्ट्रियल सेक्टर। नेक्स्ट है अज्यूम फुल एम्प्लॉयमेंट। जो रियलिस्टिक नहीं लगता, फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन हर समय नहीं होती। नेक्स्ट है करंट आउटपुट एंड करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में ही सोचा गया है। जो कैपिटल गुड्स डिमांड है वो करंट आउटपुट और करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में ही सोचता है। और लास्ट है कैपिटल गुड्स सप्लाई इलास्टिक, जो रियलिस्टिक नहीं होती है। जो कैपिटल गुड्स की जो सप्लाई होती है
जो उससे ज़रूरतमंद जो चीज़ें लगेंगी उसकी जो सप्लाई है वो इलास्टिक है। एक्सीलरेटर पे क्रिटिक्स होने के बाद भी उसकी इम्पोर्टेंटनेस बरकरार होती है, जो हमें इकोनॉमी की एनालाइज करने में हमें इसकी अहम रोल और इसका जो इम्पोर्टेंटनेस है हमें मिलता है। ये तो एक पहला होता है फाइनेंशियल एनालाइज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सेकेंड है नेशनल इनकम में किस तरह का चेंज होगा और किस तरह का चेंजेस आते हैं, ये एक्सीलरेटर पर ही डिपेंड थोड़ा होता है। और इसकी थर्ड है बेस्ड ऑन द यूज़ एंड ट्रेड एंड बिजनेस सेक्टर। ट्रेड और बिजनेस सेक्टर में इसका ही यूज़ होता है कि इससे ही थोड़ा और लिटल ऐसा जो चेंजेस आते हैं एक्सीलरेटर से ही आते हैं। फोर्थ है हेरोल्ड थ्योरी जो दी है वो स्लो डेवलपमेंट थ्योरी पे बेस है और जो एक्सीलरेटर से ही यूज़ किया गया है। फिफ्थ है एक्सीलरेटर वर्क इन द फॉरवर्ड as well as बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर एक्सीलरेटर जो है अपना वर्क करता है एक तो बैकवर्ड में करेगा या फॉरवर्ड में ही करेगा। इन केस अगर मल्टीप्लायर ने इन्वेस्टमेंट में चेंज किया तो चेंज से उसके आउटपुट पे चेंज हुआ, आउटपुट पे चेंज होने से उसके कंजप्शन पे चेंज हुआ। यहाँ पे एक्सीलरेटर वर्क करेगा। कंजप्शन पे चेंज होने से उसके इन्वेस्टमेंट पे ही चेंज आएगा, जो अभी के इसमें हमने पढ़े हैं। और इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से उसके आउटपुट पे चेंज होगा, आउटपुट पे चेंज होगा उसके फिर कंजप्शन पे चेंज होगा। इस तरह से उसकी जो सर्कल है वो बढ़ती जाएगी। इस तरह से मल्टीप्लायर वर्क करने से उससे ही एक्सेलरेटर वर्क करता है, जो एक दूसरे में वर्क करने से बिजनेस साइकिल बढ़ता है और इसका बेनिफिट हमारे नेशनल इनकम को मिलता है। इस तरह से ये जो टॉपिक है आज हमने कंप्लीट कर लिया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।